हेलो, वेलकम टू स्टडी एट द 2.0। लास्ट वीडियो में हमने SC/ST एक्ट के 9 आर्टिकल डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 3 निष्कासन। ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। यदि विशेष न्यायालय परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान करता है कि संभावना है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के तहत कोई अपराध करेगा, तो वह विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि उक्त क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाए, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, और उसे 3 वर्ष से अधिक समय के लिए उस क्षेत्र में वापस नहीं लौटने का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, विशेष न्यायालय उपधारा 1 के तहत आदेश पारित करते समय उस आदेश के साथ संबंधित व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर वह आदेश पारित किया गया है। तीसरा पॉइंट, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर उपधारा 1 के तहत पारित आदेश को फिर से समीक्षा कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है, और यदि उचित समझे तो उस आदेश को संशोधित कर सकता है। धारा 11, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा। यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 10 के तहत किसी क्षेत्र से हटने का निर्देश जारी किया गया है उस निर्देश के अनुसार हटने में असफल रहता है या हटने के बाद उपधारा 2 के तहत विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकता है और उसे उस क्षेत्र के बाहर एक स्थान पर, जिसे विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करेगा, पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है। विशेष न्यायालय लिखित अध्यादेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे धारा 10 के तहत हटने का आदेश दिया गया है अनुमति दे सकता है कि वह उस क्षेत्र में जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था एक अस्थायी अवधि के लिए और उन शर्तों के तहत जो आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो प्रवेश कर सके। इसके लिए विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति उन शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा और उसे उस शर्त का पालन करने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए कहा जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति या उसके बिना। तीसरा पॉइंट, विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुमति को पुनः संशोधित या रद्द कर सकता है। तीसरा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में वापस आता है जहां से उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था, उसे आदेश की शर्तों का पालन करना होगा। यदि अस्थायी अवधि समाप्त हो जाती है या किसी कारणवश अनुमति रद्द की जाती है, तो व्यक्ति को फिर से उस क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाएगा और धारा 10 के तहत निर्दिष्ट अवधि तक उस क्षेत्र में बिना अनुमति के लौटने का अधिकार नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या हटने के बाद बिना नई अनुमति के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है या लौटता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकता है और उस क्षेत्र के बाहर एक स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करेगा, पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है। 12, ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, माप और फोटो आदि लेना। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। सेकंड पॉइंट, यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लेने का प्रतिरोध करता है या इनकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लेने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। तीसरा पॉइंट, उपधारा 2 के अधीन माप या फोटो लेने के प्रतिरोध या इनकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अधीन अपराध माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट, जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहत या प्रतिबंधित कर दिया जाता है, वहां उपधारा 2 के तहत लिए गए सभी माप और फोटो जिसमें निगेटिव भी शामिल है नष्ट कर दिए जाएंगे
और उन मापों और फोटो को उस व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था। धारा 10 के अधीन के अनुपालन के लिए शास्ति। वह व्यक्ति जो धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अध्याय 4 विशेष न्यायालय। 14वीं धारा है विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। शीघ्र विचारण का उपबंध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। लेकिन यदि किसी जिले में इस अधिनियम के तहत कम मामले दर्ज किए जाते हैं तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन जिलों के लिए न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन विशेष न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम के तहत मामलों का समाधान यथासंभव 2 महीने की अवधि में किया जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना की जाए। तीसरा पॉइंट, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण की कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक सभी गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती। जब तक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय किसी कारणवश उसे अगले दिन तक स्थगित करना जरूरी नहीं समझें। लेकिन यदि विचारण इस अधिनियम के तहत किसी अपराध से संबंधित है तो विचारण आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। 14 का अपीलें। पहला, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या अन्य किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या निर्देश जो अंतरिम आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तथ्यों और कानून दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 की उपधारा 3 के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के तहत प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से जिसके खिलाफ अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। हालांकि उच्च न्यायालय 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि यह निर्णय लिया जाता है कि अपीलकर्ता के पास 90 दिन के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी अपील 180 दिन की अवधि के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी। उपधारा 1 के तहत की गई प्रत्येक अपील का निपटारा अपील स्वीकार करने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। 15 नंबर की धारा है विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। दूसरा, राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय के मामलों के संचालन के लिए अनन्य लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। अध्याय 4 का पीड़ित और साक्षी के अधिकार। 15 का पीड़ित और साक्षी के अधिकार। राज्य सरकार का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी प्रकार के प्रताड़ना, उत्पीड़न, धमकियां या हिंसा के खिलाफ पीड़ितों, उनके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था करे। पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए और उसकी किसी विशेष आवश्यकता के आधार पर जैसे आयु, लिंग, शैक्षिक स्थिति या गरीबी अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। पीड़ित या उसके आश्रित को न्यायालय की कार्यवाही के बारे में, जिसमें जमानत प्रक्रिया भी शामिल है, उचित, सटीक और समय पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के तहत हो रही कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।
4 पॉइंट, पीड़ित या उसके आश्रित को विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय से आवेदन करने का अधिकार होगा ताकि वह दस्तावेजों या साक्ष्यों को प्रस्तुत कर सके। पक्षकारों को समन जारी करने या उपस्थित व्यक्तियों की गवाही लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। पीड़ित या उसके आश्रित इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या दंडादेश पर या किसी अन्य संबंधित कार्यवाही में अपने विचार व्यक्त करने और लिखित तर्क दाखिल करने का अधिकार रखेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी इस अधिनियम के तहत किसी मामले का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय को पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करना होगा। क, न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सुरक्षा, जांच और विचारण के दौरान यात्रा और भरण पोषण के खर्च की व्यवस्था। ग, जांच, अन्वेषण और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, पुनः आवास की व्यवस्था। 7 पॉइंट, राज्य सरकार संबंधित विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों द्वारा प्राप्त सुरक्षा के बारे में सूचित करेगी। न्यायालय इस सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगा और आवश्यकतानुसार समुचित आदेश पारित करेगा। उपधारा 6 के प्रावधानों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना संबंधित विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उस पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में निम्नलिखित आदेश दे सकता है। पहला पॉइंट, जनता से अपेक्षित मामलों के दस्तावेजों या निर्णयों में साक्षियों के नाम और पते को छुपाना, साक्षियों की पहचान और पता उजागर न करने के निर्देश जारी करना, पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करना और तुरंत यदि आवश्यक हो सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करना। हालांकि खंड ग के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच और अन्वेषण न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से अलग करके किया जाएगा और इसे प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। यदि यह शिकायत किसी लोक सेवक के खिलाफ है तो न्यायालय उसे बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी मामले से संबंधित बाधा उत्पन्न करने से रोकेगा। 9 है, अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे पीड़ित, सूचना देने वाले या साक्षियों की प्रताड़ना, उत्पीड़न, धमकियों या हिंसा के खिलाफ दी गई शिकायतों को चाहे वह मौखिक हो या लिखित दर्ज करे और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उन्हें तुरंत मुफ्त में प्रदान करें। इस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। संबंधित राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन के लिए एक उचित योजना तैयार करे, जिससे अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मुफ्त में प्रदान की जाए। दूसरा, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नगद या वस्तु रूप में तुरंत राहत प्रदान की जा सके। ग, अत्याचार से पीड़ित, उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके। मृत्यु, उपहति या संपत्ति के नुकसान से संबंधित राहत प्रदान की जा सके। पीड़ितों को खाद्य, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा या दैनिक भत्तों की व्यवस्था की जा सके। च, अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को भरण पोषण खर्च प्रदान किया जा सके। 6, शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करते समय पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा सके। उत्पीड़न और अत्याचार से पीड़ित, उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अन्वेषण और आरोप पत्र की प्रस्तुति के समय पीड़ितों और उनके आश्रितों, संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को जानकारी दी जा सके और आरोप पत्र की प्रति मुफ्त में दी जा सके। चिकित्सीय परीक्षा के दौरान आवश्यक पूर्व सावधानियां बरती जा सकें। राहत राशि के बारे में पीड़ितों, उनके आश्रितों या संगठनों को जानकारी दी जा सके। अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम सूचना पीड़ितों, उनके आश्रितों या संगठनों को दी जा सके। पीड़ितों, उनके आश्रितों या संगठनों को विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और विधिक सहायता दी जा सके। इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियों के प्रत्येक प्रकरण पर पीड़ितों, उनके आश्रितों या संगठनों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों को गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 प्रकीर्ण करेंगे।
थैंक यू सो मच।